इंद्रजाल, ये शब्द सुनते ही जहन में क्या आता है? कोई जादू, कोई रहस्य, एक तरह का भ्रम, है ना? बस यही तो है जयशंकर प्रसाद के इस शानदार कहानी संग्रह का सार। तो चलिए आज हम हिंदी साहित्य के इस अनमोल रत्न इंद्रजाल की दुनिया में गहराई से उतरते हैं। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि इस जादुई जाल का मतलब क्या है। फिर हम देखेंगे कि कैसे कहानियों में प्रदर्शन और असलियत एक दूसरे से टकराते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे कुछ किरदारों से, उनके स्वाभिमान और सम्मान को जानेंगे, और आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रसाद जी की ये विरासत आज भी इतनी अहम क्यों है। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल से। आखिर इस किताब का नाम इंद्रजाल ही क्यों रखा गया? चलिए सबसे पहले इसी रहस्यमय शीर्षक के धागे खोलते हैं और मिलते हैं उस महान कहानीकार जयशंकर प्रसाद से, जिन्होंने शब्दों का एक कमाल का जाल बुना है। देखिए, इंद्रजाल का मतलब है इंद्र का जाल। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरा मेटाफर है। ये शब्द जादू, भ्रम या फिर जिंदगी के उस उलझे हुए मायावी जाल को दिखाता है जिसमें हम सब फंसे हैं। और यही वो मंच है जिस पर इस किताब की सारी कहानियां खेली जाती हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या जो हम जी रहे हैं वो वाकई सच है या बस एक बड़ा सा भ्रम। अच्छा, इन कहानियों को समझने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि जयशंकर प्रसाद कौन थे। देखिए, वो कोई आम लेखक नहीं थे। वो तो छायावाद आंदोलन के, जिसे इंडियन रोमांटिसिज्म भी कह सकते हैं, एक बहुत बड़े नाम थे। ये वो दौर था जब साहित्य में भावनाओं की गहरी परतों को, इंसान के मन को खंगाला जा रहा था। तो प्रसाद जी सिर्फ कहानियां नहीं लिख रहे थे, वो तो अपनी कलम से इंसानी मनोविज्ञान और फिलॉसफी को जिंदा कर रहे थे। और ये कहानियां ये बस यूं ही नहीं लिखी गईं, ये उस दौर में जन्मी हैं जब भारत अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान बना रहा था। इसका पब्लिश होना, वो भी भारतीय भंडार इलाहाबाद से, ये बताता है कि ये उस समय के बौद्धिक माहौल की देन है, वो माहौल जिसने प्रसाद जैसे महान लेखकों को बनाया। तो चलिए अब थियरी से आगे बढ़कर सीधे कहानी में उतरते हैं। देखते हैं कि ये जो भ्रम का जाल है, ये किताब की टाइटल स्टोरी इंद्रजाल में आखिर बुना कैसे गया है। ये कहानी हमें सीधा एक थिएटर कंपनी में ले जाती है, मतलब एकदम स्टेज के पीछे। यहाँ कलाकारों की दुनिया है, और इस दुनिया में ना असल जिंदगी और नाटक के बीच की जो पतली सी लाइन है वो पूरी तरह धुंधली हो चुकी है। किरदार अपनी भूमिकाओं में ऐसे खो जाते हैं कि उन्हें खुद याद नहीं रहता कि वो असल में कौन है। कब उनका किरदार उनकी असली पहचान पर हावी हो जाता है, पता ही नहीं चलता। कहानी में एक सवाल आता है, क्या तुम सचमुच वेताल नहीं बजा रहे थे? ये बस एक सवाल नहीं है, यही तो कहानी का दिल है। ये हमें रोककर सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर असली क्या है और दिखावा क्या है। और फिर जरा सोचिए, क्या हम सब भी तो अपनी अपनी जिंदगी के स्टेज पर कोई ना कोई किरदार ही नहीं निभा रहे हैं? चलिए अब इस भ्रम की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं। एक ऐसी कहानी की तरफ चलते हैं जो दिल को छू जाती है, जहां एक बच्चे की मासूमियत जिंदगी की कठोर सच्चाइयों से टकराती है। बात करते हैं छोटा जादूगर की। छोटा जादूगर, ये कहानी है एक नन्हे से बच्चे की। एक ऐसा बच्चा जिसके लिए जादू कोई शौक या खेल नहीं है, बल्कि अपनी बीमार माँ का पेट पालने का एक जरिया है। उसकी हर मुस्कान के पीछे, उसके हर करतब के पीछे एक बहुत गहरा संघर्ष छिपा हुआ है, एक ऐसी जिम्मेदारी जो उसकी छोटी सी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी है। और पता है, यहीं प्रसाद जी का कमाल दिखता है। वो एक बच्चे के पर्सनल दुख को, उसकी तकलीफ को देश के गौरव से जोड़ देते हैं। जब उससे पूछा जाता है कि उसके पिता कहाँ हैं, तो वो कहता है देश के लिए जेल में है। ये कोई शर्म की बात नहीं है उसके लिए, ये तो गर्व की बात है। और यही स्वाभिमान, यही प्राइड उसे हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देता है। अच्छा, अब छोटे जादूगर की मासूम दुनिया से एकदम उलट एक दूसरी दुनिया में चलते हैं। ये दुनिया है पुराने बनारस की गलियों की, एक ऐसी जगह जहां सम्मान और नैतिकता के नियम बिल्कुल अलग थे। बात होगी कहानी गुंडा की। गुंडा कहानी हमें मिलवाती है ननकू सिंह से। नाम से लगता है कि कोई विलेन होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। वो एक ऐसा किरदार है जो हिंसक है, पर उसके अपने कुछ अटूट सिद्धांत है, अपना एक कोड ऑफ ऑनर है। वो उस पुराने बनारस की एक जीती जागती निशानी है जो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। एक ऐसा दौर जहां जुबान की कीमत जिंदगी से भी ज्यादा हुआ करती थी। और यही बात इस कहानी को खास बनाती है। ननकू सिंह,
जिसे समाज गुंडा कहता है, वो भी अपने एक सिद्धांत पर टिका है। वो कहता है, कहीं बेईमानी मिले तो ठुकरा देना। प्रसाद जी यहाँ हमें ये याद दिला रहे हैं कि अच्छा और बुरा हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। जिंदगी में और नैतिकता में बहुत सारे ग्रे शेड्स होते हैं। तो हमने एक कलाकार देखा, एक मासूम बच्चा देखा और एक गुंडा भी। अब इन सब अलग अलग किरदारों और कहानियों के धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद की साहित्यिक विरासत की पूरी तस्वीर आखिर दिखती कैसी है। जरा प्रसाद जी की रेंज देखिए, उनकी कलम का जादू देखिए। एक तरफ छोटे जादूगर की वो दिल को छू लेने वाली मासूमियत है और दूसरी तरफ गुंडा का वो कठोर खरा यथार्थ। ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं, लेकिन प्रसाद जी दोनों को ही उतनी ही गहराई और उतनी ही आसानी से हमारे सामने रख देते हैं। तो आखिर इन सारी कहानियों में कॉमन क्या है? प्रसाद जी इनके जरिए इंसानी जिंदगी की उलझनों को सामने लाते हैं, जैसे कि भ्रम और हकीकत के बीच का संघर्ष या फिर आइडियलिज्म और जिंदगी की मुश्किलों के बीच की लड़ाई। वो अपने किरदारों के मन में बहुत गहरे उतरते हैं, उनके मनोविज्ञान को दिखाते हैं और हमें सम्मान, कर्तव्य, बलिदान जैसे बड़े सवालों पर सोचने के लिए मजबूर करते हैं। असल में वो सिर्फ कहानियां नहीं सुना रहे, वो तो हमें जिंदगी का आईना दिखा रहे हैं। भले ही ये कहानियां लगभग 100 साल पुरानी है, लेकिन इनका जो सबसे बड़ा सवाल है वो आज शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज की हमारी इस मॉडर्न दुनिया में टेक्नोलॉजी के, सोशल मीडिया के, अपनी उम्मीदों के वो कौन से नए इंद्रजाल हैं जिनमें हम सब उलझे हुए हैं। सोचने वाली बात है ना?